Hello friends, this is SP. Welcome to Adhikam Manch. We are present here with a new session that is English Pedagogy. Important questions. तो फ्रेंड्स ये जो रहेगा इंग्लिश पेडागोजी पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। इसमें हमने इंग्लिश पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इसमें भी हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं ये सेशन। तो ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि इंग्लिश पेडागोजी पार्ट 2। कंपाउंडिंग इज, तो फ्रेंड्स कंपाउंडिंग इज ऑप्शन ए स्ट्रिंगिंग टुगेदर ओल्डर वर्ड्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक फ्रॉम अर्थ एंड क्वेक, या फिर ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं रिमूविंग सीमिंग अफेक्सिव फ्रॉम एक्सिस्टिंग वर्ड्स सच एज फॉर्मिंग एडिट फ्रॉम एडिटर, या सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं यानी जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ टू और मोर ओल्डर वर्ड्स सच एज फॉर्मिंग स्मोक विच कम्स फ्रॉम स्मोक एंड फॉग। डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ये डी ऑप्शन यानी कि फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम एक्सिस्टिंग वंस बाय एडिंग एफेक्सेस टू दैम लाइक शैम प्लस लेस प्लस नेस यानी शैमलेसनेस। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं यानी कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग की जब भी हम बात करते हैं या कंपाउंडिंग वर्ड्स की बात करते हैं यानी जोड़ना, कंपाउंडिंग का मतलब होता है टुगेदर करना यानी कि जोड़ना। तो फ्रेंड्स यानी कि कंपाउंड वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स लिंक्ड टुगेदर। तो कंपाउंडिंग वर्ड्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स जो एक साथ लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से मतलब जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, स्ट्रिंगिंग टुगेदर ओल्डर वर्ड्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की यहाँ पे जिस तरह से फॉर्मेशन हुई है यानी कि अर्थ और क्वेक को जोड़कर दोनों को अर्थक्वेक बना है, तो इस तरह से एक नया वर्ड जो बन जाएगा। तो कुल मिला के कंपाउंडिंग मीन्स होता है, ठीक है, टू और मोर वर्ड्स लिंक्ड टुगेदर, एक या एक से अधिक वर्ड्स को एक साथ जोड़ देना। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अर्थवॉर्म यानी कि केंचुए को हम अर्थवॉर्म कहते हैं यानी अर्थवॉर्म मिट्टी के अंदर लगने वाला कीड़ा यानी कि अर्थवॉर्म होगा। या फिर हम करें ग्रीनलैंड। तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो कंपाउंडिंग यानी कंपाउंड वर्ड्स के हो गए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन रहेगा ए वुड बी करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संरचनावादी जो थ्योरी है वो है, ठीक है। या फिर ये कहें कि कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं यानी कि स्टडी ए वैरायटी ऑफ डिसिमिलर सैम्पल्स एंड ड्रॉ ए वेल फाउंडेड कंक्लूजन। तो वो डिसिमिलर यानी कि कुछ इस तरह के सैम्पल्स, इस तरह के एग्जांपल्स या कंटेंट को पढ़ते हैं जो डिसिमिलर अलग अलग तरह के डिफरेंट वैरायटी के सैम्पल्स को पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। या फिर बी ऑप्शन की बात करें, फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। या फिर सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, आर फैसिलिटेटेड बाय द टीचर एंड यूज ए वेराइटी ऑफ मीडिया टू रिसर्च एंड क्रिएट देयर ओन थ्योरीज। या फिर डी ऑप्शन, कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग एड्स नियर बाय गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनावादी थ्योरी की जब भी हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की या ठीक है संरचनावाद अप्रोच की जब भी हम बात करते हैं, तो इसमें जो कहा जाता है बच्चों को खुद से छोड़ दिया जाता है। इसमें जो बात की जाती है यानी डूइंग बाय लर्निंग की बात की जाती है, लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है कि बच्चे खुद से करके सीखें, खुद से अपनी मतलब समझ, अपनी जो सोच, अपनी विचारधारा का खुद से निर्माण करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा उसकी हम बात करते हैं यानी कि फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। वो खुद से अपने अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, खुद से अपने अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ का निर्माण करें, खुद से अपनी नॉलेज का निर्माण करें ऑफ द वर्ल्ड के प्रति वो खुद की एक समझ विकसित करें, एक खुद की संकल्पना विकसित करें थ्रू एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के आधार पर। तो फ्रेंड्स जो संरचनावादी या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इस तरह से मानता है कि इस तरह से कहता है कि स्टूडेंट खुद से अपने अनुभवों के आधार पर वर्ल्ड यानी कि दुनियादारी के प्रति, ठीक है, अपने एक समझ, अपने एक अंडरस्टैंडिंग और अपनी एक नॉलेज को कुल मिला के विकसित करें। तो ये संरचनावादी सोच इस तरह से मानती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक। तो और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है कि संरचनावादी अप्रोच जो है उसमें मानते हैं कि स्टूडेंट्स को इस तरह से स्वतंत्रता दी जाए कि वो खुद से अपने अनुभवों के आधार पर या
ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर खुद से वर्ल्ड के प्रति अपनी समझ, अपनी सोच का निर्माण कर सकें। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ई लर्निंग रेफर्स टू एक्विजिशन ऑफ द मदर टंग। ठीक है, तो मदर टंग यानी मातृभाषा को किस तरह से एक्वायर किया जाए, ठीक है, या इसके थ्रू हम मदर टंग को एक्वायर करते हैं, ई लर्निंग के थ्रू हम ये करते हैं, या फिर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज, या फिर ई लर्निंग के थ्रू हम इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह देखते हैं, या फिर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, या डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, आ लैंग्वेज कोर्स फॉर फॉरेन लैंग्वेज। डी ऑप्शन कहता है कि एक यानी कि फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स है वो है ई लर्निंग, या फिर एक्विजिशन यानी कि मदर टंग को एक्वायर करने का एक जरिया ई लर्निंग है, या फिर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज को हम इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज इसके थ्रू सीखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो कुल मिला के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो यूज है वही इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहलाता है, या कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कोई भी नॉलेज को कलेक्ट करते हैं, कोई भी नॉलेज को हम प्राप्त करते हैं और उसमें हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आदि का यूज़ करते हैं, तो उसको हम ई लर्निंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स आर। एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इर्रेगुलर और रेगुलर वर्ब्स। तो यहाँ पे इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में पूछा है फ्रेंड्स। हम बात करते हैं वर्ब्स की, तो वर्ब्स को हमने कई तरह से देखा है, तो कुल मिला के यहाँ पे इर्रेगुलर वर्ब्स की बात की गई है। ऑप्शन ए कहता है यानी कि ब्रेक ब्रोक, या फिर बी कहता है ट्रेन ट्रेनर, या सी कहता है वॉक वॉकड, या डी कहता है हैप्पी हैप्पियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, यानी कि ब्रेक एंड ब्रोक। तो हम बात कर लेते हैं यानी कि इर्रेगुलर एंड रेगुलर। तो दो तरह के वर्ब्स की बात करेंगे यहाँ पे। इर्रेगुलर जो वर्ब होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं डोंट टेक ऑन रेगुलर, जिन वर्ब को जो एक पैटर्न होता है जिनके लास्ट में यानी कि जो एंड होती हैं डी, ईडी और आईडी से, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ब होते हैं वो रेगुलर वर्ब होते हैं। जो वर्ब इस तरह की एंडिंग नहीं होती उनको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन हो गया यानी कि ब्रेक एंड ब्रोक। तो और यदि हम और कई एग्जांपल लेते हैं रेगुलर वर्ब की बात करें, तो रेगुलर वर्ब जो डी, ईडी और आईडी से उनका एंड होता है यानी कि लास्ट में आती हैं, तो उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर रेगुलर वर्ब का यूज होता है, इर्रेगुलर वर्ब कुछ कम हैं यानी कि क्वांटिटी में। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं रेगुलर वर्ब जैसे डांस हो गया, डांस्ड, ठीक है, डांस्ड। उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की जब भी हम बात करते हैं तो डांस हो गया, डांस्ड एंड डांस्ड यानी ईडी उसमें इंक्लूड हुआ है। एंड हम बात करें ट्राई तो ट्राइड एंड ट्राइड, यदि हम बात करें वॉक वॉकड, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम रेगुलर यहाँ पर रेगुलर वर्ब का एक एग्जाम्पल लेते हैं। रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल हमने लिया है कि डांस, ठीक है, डांस हो गया और इसमें जो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनेगी यानी कि डांस। तो फ्रेंड्स ये जो हो गए रेगुलर वर्ब जिसमें जो ईडी और आईईडी से समाप्त होती हैं। यदि हम बात करें नेक्स्ट इर्रेगुलर वर्ब की हम बात करते हैं, तो इर्रेगुलर वर्ब के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इर्रेगुलर वर्ब के एग्जांपल की बात करें तो जैसे यहाँ पे ब्रेक और ब्रोक हो गए। यदि हम बात करें डू, ठीक है, तो इसकी जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी आईईडी या डी से बिल्कुल भी ख़त्म ना होगी। डू का जो होता है वो हो गया डिड सेकंड फॉर्म एंड डन थर्ड वन। तो फ्रेंड्स इनको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं यानी कि टेक, ठीक, टेक का होगा टुक एंड थर्ड वन टेकन। तो फ्रेंड्स इर्रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जिनका जो एंडिंग पैटर्न होता है वो डी, ईडी और आईडी से समाप्त नहीं होता, उनको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, ब्रोक एंड ब्रोक। और अदर ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है। कुल मिला के इसमें ट्रेन ट्रेनर, वॉकड, हैप्पी हैप्पियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का इर्रेगुलर वर्ब का एक एग्जाम्पल जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा ब्रेक एंड ब्रोक। तो इसकी थर्ड फॉर्म है एंड सेकेंड फॉर्म है ब्रेक की ब्रोक, एंड हम बात करते हैं यानी कि थर्ड फॉर्म की तो वो हो जाती है ब्रोकन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो रहेंगे इर्रेगुलर वर्ब रहेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5।
दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 5, अ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इज वेयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट सेंटर्ड यानी कि हम बात करते हैं कंटेंट सेंटर्ड या पाठ्यक्रम आधारित जो शिक्षा होती है। फ्रेंड्स 3 तरह की एजुकेशन की यहाँ पे बात होती है, ठीक। तो ऑप्शन से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे, यानी कि 3 तरह की एजुकेशन की बात होती है जो पहले होती थी वो सब टीचर सेंटर एजुकेशन होती थी, उसके बाद सब्जेक्ट सेंटर जिसमें यहाँ पे बात हो रही है। एंड अब जो हम बात करते हैं सिर्फ 2005 भी मानता है, और आज जो हम यानी एजुकेशन की बात करते हैं तो वो है यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पूछा है सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन, तो जो सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, या फिर सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन में कौन सी चीज़ है जो सेंटर में रहती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि को सब मतलब केंद्र में रखा जाता है, उसके चारों ओर कंटेंट घूमता है। या फिर टीचर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी, या फिर टीचर सब्जेक्ट में कितनी कॉम्पिटेंसी है, टीचर सब्जेक्ट में कितना पारंगत है, वो चीज़ ध्यान में रखी जाती है, या वो चीज़ केंद्र में रखी जाती है। या फिर कोर्स कंटेंट, यानी कि कोर्स को भी सेंटर में रखा जाता है, या फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें कोर्स जो पाठ्यक्रम होता है उसको बिल्कुल सेंटर्ड में रखा जाता है, बाकी सब टीचर और स्टूडेंट्स बिल्कुल सेकेंडरी होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है यानी कि प्राइमरी जो होता है वो कोर्स कंटेंट होता है। तो कुल मिला के सब्जेक्ट सेंटर्ड जो अप्रोच है उसके सेंटर में कोर्स होता है। एक टीचर आया, निर्धारित जो कोर्स है उसने उसे पढ़ाया, स्टूडेंट्स ने उसको नोट कर लिया और मान लिया। कुल मिला के उसका एक स्टूडेंट्स का जो आकलन होगा कोर्स पर ही आधारित होगा, कितना कोर्स टीचर ने कराया और कितना उसने पढ़ा। तो निर्धारित जो पाठ्यक्रम होता है उसी को पढ़ाता है, उसमें अलग से कोई नॉलेज टीचर नहीं देता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन सही होता है वो होता है सी। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स मीन्स स्पेस असेसमेंट्स। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट की बात करते हैं, यानी कि जो मानक आकलन है, यहाँ पे मानक आकलन की बात की गई है। स्टैंडर्डाइज्ड जो मानक आकलन है वो कौन सा माना जाता है। तो फ्रेंड्स मानक आकलन जो माना जाता है यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, या फिर समेटिव असेसमेंट, या फिर फ्रिक्वेंट असेसमेंट, या फिर अल्टरनेटिव असेसमेंट्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट की बात करते हैं, या फिर हम असेसमेंट्स की बात करेंगे। तो असेसमेंट्स जो मानक आकलन है, ठीक है, सेशन के अंत में जो लिया जाता है उसे हम यानी कि मानक आकलन माना जाता है, जिसके थ्रू हम वर्ष के या ये कहें कि एक सेशन का कंप्लीट रूप से आकलन हो सकता है किसी भी विद्यार्थी का, किसी स्टूडेंट्स का। जब अंतिम आकलन होता है, अंतिम असेसमेंट होता है, उसे हम स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स आप जैसे देखते हो जो CBSE द्वारा निर्धारित बुक्स हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर, तो उसमें FA फर्स्ट होता है एंड FA 2 होता है। तो FA फर्स्ट जो होता है कुछ जो यानी FA फर्स्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो कुछ चैप्टर के बाद होता है। एंड FA 2 जो होता है आधे चैप्टर यानी कि पार्ट में डिवाइड होता है, आधे चैप्टर के बाद होता है। एंड उन सब का जो टोटल होता है उसे ऐसे कहते हैं यानी कि समेटिव असेसमेंट, जो वर्ष के अंत में जो लास्ट में होता है। तो कुल मिला के समेटिव की हम बात करें, समेटिव की बात करें तो समेटिव मीन्स होता है सम ये टोटल। तो कुल मिला के जो टोटल लास्ट में जो असेसमेंट होता है उसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन रहेगा बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, यानी कि समेटिव असेसमेंट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में जो पूछा गया स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स मीन्स असेसमेंट, तो समेटिव असेसमेंट को स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट माना जाता है, यानी कि मानक आकलन की जब भी हम बात करते हैं तो उसे समेटिव असेसमेंट माना जाता है, जो सेशन के बिल्कुल अंत में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी बी वुड बी करेक्ट, समेटिव असेसमेंट, सम और टोटल। तो फ्रेंड्स इसे मानक आकलन कहते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इन द वर्ड फ्लावर द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज। तो जब भी हम वर्ड फ्लावर की बात करते हैं तो इसमें जो फोनेटिक साउंड या ट्रांसक्रिप्शन होगी वो कौन सी रहेगी, ये रहेगी यानी फ्लेवर, या फिर फ्लावर, या फिर फ्लावर, या फिर फ्लावर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो इसकी फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन रहेगी वो फ्लावर रहेगी, क्योंकि जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो फ्लावर ना है कि फ्लावर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें डिस्कशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8,
द गैदरिंग स्किल वाइल रीडिंग इज। तो फ्रेंड्स यानी कि रीडिंग करते समय जो स्किल्स गैदर की जाती हैं या गैदरिंग स्किल्स वाइल रीडिंग, रीडिंग के समय जो हम चीज़ें नोट करते हैं, ठीक है, उनको कौन सी किस तरह के स्किल्स कहते हैं? नोट टेकिंग, नोट मेकिंग या पजलिंग आउट या फिर एनालाइसिस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है बी वुड बी करेक्ट बिकॉज नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग जो होती है यानी रीडिंग करते समय कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको नोट करते हैं हम, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करते हैं। रिमेंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाइल रीडिंग, ठीक है। तो नोट मेकिंग क्या होता है जी, रीडिंग के दौरान हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद करते चलते हैं, उसे नोट मेकिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि द गैदरिंग स्किल वाइल रीडिंग इज़ नोट मेकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन रहेगा बी वुड बी करेक्ट, यानी कि नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का मतलब होता है कि रीडिंग करते समय हम इंपॉर्टेंट जो चीज़ हैं उनको रिमेंबर करते चलते हैं, जिसे हम नोट मेकिंग कहते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 मल्टीपल चॉइस आइटम्स कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस जो आइटम या मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस चीज़ को कंसिस्ट करते हैं? यानी सेट ऑफ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन का सेट होता है उनके अंतर्गत, या फिर ऑप्शंस टू चूज़ क्वेश्चंस, या फिर उस क्वेश्चंस में ऑप्शन होते हैं जिसका एक करेक्ट आंसर होता है, या फिर सीक्वेंस ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, या फिर ग्रामेटिकल एरर्स की एक सीक्वेंस होती है, या फिर डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं स्टेम एंड ए सेट ऑफ ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, स्टेम मतलब प्रॉब्लम एंड ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चंस का सेट होता है जिसमें यानी कि 4 ऑप्शन होते हैं और पॉसिबली यानी कि एक जो आंसर होगा वो उसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर से ज़रूर होती है। कुल मिला के एक आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है, और जो उसमें प्रॉब्लम दी जाती है यानी कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, तो कुल मिला के उसके 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में एक जो होता है वो करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, यानी दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 10 एबिलिटीज़ फॉर अडेप्टिंग एंड positive behavior that enable students to deal effectively with everyday demands and challenges are। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह की एबिलिटी जो एडेप्ट करती हैं इनकी पॉजिटिव बिहेवियर, स्टूडेंट्स के पॉजिटिव बिहेवियर और एडेप्टेशन यानी कि समायोजन को इफेक्टिवली अच्छी तरह से बेहतर बनाती हैं। यानी कि रियल लाइफ जो सिचुएशन होती हैं किसी भी स्टूडेंट्स, किसी भी व्यक्ति के सामने जो रियल लाइफ सिचुएशंस आ जाती हैं, ठीक है ना, तो रियल लाइफ सिचुएशंस को डील करने के लिए, रियल लाइफ एवरीडे सिचुएशंस को डील करने के लिए, यानी उनके साथ एडेप्टेशन करने के लिए, उनके साथ समायोजन करने के लिए जो सकारात्मक व्यवहार जो बच्चों में पनपता है या उसके बच्चे को सीखते हैं, तो ठीक है, तो वो किस तरह की एबिलिटी है, ये कहें कि किस तरह की एबिलिटी स्टूडेंट्स की वो एबिलिटी जिनके थ्रू बच्चा रियल लाइफ सिचुएशन के साथ समायोजन यानी एडेप्टेशन कर पाता है और पॉजिटिव बिहेवियर के साथ उसके साथ डील कर पाता है, तो उसे क्या कहेंगे? यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस या फिर लर्निंग डोमेन्स या फिर लाइफ स्किल्स या फिर लर्निंग मेथड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो एबिलिटीज़ होती हैं उन्हें लाइफ स्किल्स कहते हैं। फ्रेंड्स लाइफ स्किल्स जो होती हैं यानी कि एवरी डे जो सिचुएशंस होते हैं उनके साथ एडेप्टेशन करने की जो स्किल्स होती हैं उनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। किस तरह से कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी व्यक्ति अपने रियल लाइफ सिचुएशंस या एवरीडे सिचुएशंस के साथ किस तरह से जूझता है, उनसे निकलता है, उनके किसी भी कंक्लूजन और सॉल्यूशन पर पहुंचता है। तो फ्रेंड्स यानी कि समायोजन करता है अपनी किसी भी परिस्थिति के साथ, उनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, लाइफ स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आ सेल्फ कंटेंट यूनिट ऑफ ए डिस्कोर्स इन राइटिंग डीलिंग विद ए पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया इज। तो फ्रेंड्स यानी कि राइटिंग की जब भी हम बात करते हैं, राइटिंग आप डिफरेंट टाइप की देखते हैं, चाहे वो एसे की बात करें, चाहे पोएम की बात करें, चाहे स्टेटमेंट की बात करें, चाहे किसी पैराग्राफ की बात करें। स्टूडेंट्स एसे लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, पोएम लिखते हैं या स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो फ्रेंड्स राइटिंग की जब भी हम बात करते हैं, एक पार्टिकुलर पॉइंट और आइडिया, वो कौन सी राइटिंग है, या ठीक है वो राइटिंग का कौन सा पार्ट है जिसमें एक पार्टिकुलर आइडिया और एक पार्टिकुलर पॉइंट के साथ डील किया जाता है। तो फ्रेंड्स एन एसे, ए पोएम, अ पैराग्राफ या स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ए पैराग्राफ। तो यानी कि पैराग्राफ मीन्स डील्स विद ए पार्टिकुलर पॉइंट और आइडिया।
तो एक आइडिया और एक पार्टिकुलर पॉइंट के साथ जिसमें डील किया जाता है, ठीक है, एक निर्धारित जो आइडिया और पॉइंट होता है उसके साथ पार्टिकुलर आइडिया होता है, उसके साथ जो डील किया जाता है उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अ सेल्फ कंटेंट यूनिट ऑफ ए डिस्कोर्स इन राइटिंग डीलिंग विद ए पार्टिकुलर पॉइंट और आइडिया, तो जिस राइटिंग में या राइटिंग के जिस प्रकार में पार्टिकुलर पॉइंट और आइडिया को रखा जाता है उसे हम एक पैराग्राफ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग इज ए कंडीशनल सेंटेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उसमें कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आई हैव टू गो टू वर्क, मुझे यानी कि वर्क पर जाना है, या इफ़ द सी इज स्टॉर्मी द वेव्स आर हाई, या शट द डोर। फ्रेंड्स यहाँ पे शट रहेगा यानी कि शट द डोर, या फिर इट्स अ सनी डे इजंट इट। तो फ्रेंड्स जब भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस में एक शर्त, एक कंडीशन रखी जाती है, यानी कि एक शर्त के बाद आगे का जो सेंटेंस स्टार्ट होता है सबसे पहले एक शर्त लग जाती है, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हम जैसा कि देख पा रहे हैं तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आई हैव टू वर्क, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। आई हैव टू वर्क, मुझे वर्क पर जाना है, तो कोई भी बंदा यानी वर्क कार्य पर जा सकता है या नहीं जा सकता, वो उसकी चॉइस है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि उसे ज़रूर जाना है। बी की बात करें, इफ़ द सी इज स्टॉर्मी, यहाँ पे एक कंडीशन, इफ़ जो वर्ड है वो एक कंडीशन रखता है कि यदि सी इज स्टॉर्मी, यदि सागर स्टॉर्म में रहा, सागर में तूफान आते हैं तो द वेव्स आर हाई, तो जो उसकी तरंगे हैं वो हाई होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। एंड सी की बात करें, शट द डोर, इसमें कमांड है यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है कि दरवाज़ा बंद कर दो, इट्स अ सनी डे। तो डी ऑप्शन की बात करें तो डी भी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इफ़ द सी इज स्टॉर्मी द वेव्स आर हाई, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक कंडीशन रखी है जिससे हम इफ़ जो होता है एक कंडीशनल वर्ड है जिससे एक कंडीशन प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13वां क्वेश्चन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स शेयरिंग ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज विद एन इंस्टीट्यूशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कम्युनिकेशन की वह टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू मतलब एक संसाधन के रूप में ली जाती है, एक संसाधन के रूप में किसी भी इंस्टीट्यूशन में हम जो एजुकेशनल संसाधन के रूप में उसे यूज करते हैं, मतलब एक इंस्टीट्यूशन में ही उसके थ्रू यानी कि ऐसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऐसा संसाधन जिस रूप में हम एक ही इंस्टीट्यूशन में चीज़ों को शेयर करते हैं वो कौन सी है, तो उसे इंटरनेट कहेंगे, या उसे टेलीफोन कहेंगे, या फिर उसे ऑडियो वीडियो कैसेट्स कहेंगे। तो फ्रेंड्स इंटरनेट की जब भी हम बात करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम किसी एक इंस्टीट्यूशन में ही यानी कि कम्युनिकेट नहीं करते या चीज़ों का आदान प्रदान टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं करते। इंटरनेट की बात करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि होल वर्ल्ड में इंटरनेट का प्रयोग होता है। या इंटरनेट की बात करें या टेलीफोन की बात करें, टेलीफोन के थ्रू हम सिर्फ बातें कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यानी कि उसके थ्रू हम भेज नहीं सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, इंटरनेट। तो या फिर इट कैन बी सेड दैट द जो इंटरनेट है, या ये कहें कि इंटरनेट एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू एक ही इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन के लिए बना गया एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम यानी उसे एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं एक ही इंस्टीट्यूशन में, उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं और एजुकेशनल रिसोर्स एक यानी कि एजुकेशनल रिसोर्स संसाधन के रूप में, शिक्षा संसाधन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स वो इंटरनेट रहेगा जो एक ही इंस्टीट्यूशन में उसका हम यूज़ करते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 14, that one is question number 14. Encouraging the students to love the world and to imagine a peaceful future and caring for the students and encouraging the students to care for other इज स्पेस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनक्रेजिंग द स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों को इस तरह से उत्साहित करना, लव द वर्ल्ड, वो जो वर्ल्ड दुनिया के लिए यानी दुनिया से प्रेम करें, एंड टू इमेजिन द पीसफुल, और वो इस तरह से इमेजिन कर पाएँ कि उनका जो फ्यूचर है एकदम पीसफुल, शांति प्रिय रहे, केयरिंग फॉर द स्टूडेंट्स, और वो यानी स्टूडेंट्स और आगे आने वाले यानी जनरेशन के साथ उनकी देखभाल करें, एंड इनक्रेजिंग द स्टूडेंट्स टू केयर फॉर अदर, और इस तरह से इनक्रेज करें स्टूडेंट्स को कि वो दूसरों के प्रति मतलब केयर करें, दूसरों की भी देखभाल करें, दूसरों की चिंता करें। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो एजुकेशन है उसको क्या कहा जाएगा, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन,
एकेडमिक एजुकेशन, वैल्यूज एजुकेशन या फिर वोकेशनल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स जहाँ पर भी वैल्यूज़ यानी कि मूल्यों की बात हो, यानी कि जहाँ पर भी मूल्यों की बात हो, यानी कि इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू लव एंड केयर एंड फील फॉर अदर इम्पार्टिंग वैल्यूज एजुकेशन। तो फ्रेंड्स जिस एजुकेशन के थ्रू यानी कि मूल्यों की बात हो, चाहे वो ठीक है धार्मिक मूल्य हैं, चाहे वो एक दूसरे के प्रति उनकी केयर की बात हो, चाहे स्नेह प्रेम की बात हो, या वर्ल्ड में पीस शांति की बात हो, तो इस तरह के जो मूल्य हैं, जहाँ पर जिस एजुकेशन में मूल्य या फिर वैल्यूज़ की बात हो, तो फ्रेंड्स उसे जो कहते हैं यानी कि वैल्यूज एजुकेशन, इस तरह की एजुकेशन रहेगी वैल्यूज एजुकेशन। यही इट कैन बी सेड दैट इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू लव केयर एंड फील फॉर अदर इम्पार्टिंग वैल्यूज एजुकेशन। तो फ्रेंड्स वैल्यू एजुकेशन जो मूल्य शिक्षा होती है, ठीक है, या मूल्य के लिए शिक्षा जो होती है वैल्यूज एजुकेशन में, इस तरह से दूसरों के प्रति स्नेह प्रेम, ठीक है, और शांति की बात होती है, और दूसरों की केयर आदि की बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। एंड नेक्स्ट लास्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स 15, क्वेश्चन नंबर 15। A communication technique that requires the listener to feedback what they have heard in their own words to confirm the understanding of both parties is space listening। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्निक, तो कम्युनिकेशन की वो वाली टेक्निक जिसमें रिक्वायर यानी कि एक लिसनर्स के फीडबैक की रिक्वायर होती है, जो लिसनर्स है सुनने वाला है वो फीडबैक देता है, ठीक है। तो इस तरह की जो यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको क्या कहेंगे? तो फ्रेंड उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, यानी कि एक्टिव लर्निंग, ठीक है, या एप्रिशिएटिव लर्निंग, या इन्फॉर्मेटिव लर्निंग, या फिर पॉजिटिव लर्निंग। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है, या फिर डिस्कस कर रहे हैं हम यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें यानी रिक्वायरिंग फीडबैक आफ्टर लिसनिंग, यानी लिसनिंग सुनने के बाद एक यानी कि लिसनर्स को सुनने के बाद फीडबैक देना होता है, या उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस यानी कि उस लर्निंग को किस तरह से कौन सी लर्निंग कहेंगे, या ये कह सकते हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स पूरी तरह से कम्प्लीटली एक्टिव रहे, यानी कि कुल मिला के एक ऐसी लिसनिंग जो लिसनर है कम्प्लीटली एक्टिव रहे और अपना जो फीडबैक है वो समय समय पर देता रहे, या उसके जो फीडबैक कंपलसरी है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह की जो लर्निंग या लिसनिंग है उसे क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स उसे एक्टिव लिसनिंग कहेंगे, एप्रिशिएटिव लिसनिंग कहेंगे, या इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग कहेंगे, या पैसिव लिसनिंग कहेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो लिसनिंग रहेगी वो रहेगी एक्टिव लिसनिंग, जिसमें यानी कि लिसनर्स के फीडबैक की रिक्वायरमेंट हो, फीडबैक देना ही देना है, यानी कि कुल मिला के वो एक्टिव लर्निंग रहेगी या एक्टिव लिसनिंग रहेगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करेगी, आपकी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स ये था यानी कि इंग्लिश पेडागोजी पार्ट 2। इंग्लिश पेडागोजी का हमने पार्ट 2 करा। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। हमारा चैनल अधिगम सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।